नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे इस लेक्चर में हम संविधान की अनुसूचियों की। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा जो मूल संविधान है उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। आगे चल के खूब संशोधन हुए, तो आज हमारे पास 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है। तो पहले मैं यहीं से चर्चा शुरू करूंगा कि ये हैं क्या। आप जब भी देखिए संविधान की किताब की, आप संविधान की चर्चा करेंगे तो वहां पे एक शब्द लिखा आएगा संविधान में भाग यानी कि पार्ट, फिर अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल, और उसके बाद आएंगे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। क्या नाम आएगा? आर्टिकल। बेसिकली क्या था दोस्तों, हमारे मूल संविधान में हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, अब तो नहीं मतलब था, उसमें थे 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स। और हमारा जो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट्स हो गए हैं 25, अनुसूचियों की संख्या है 12 और आर्टिकल का जो लास्ट नंबर है अभी भी वो 395 ही लिखते हैं हम। मुझे पता है कि बहुत सारे संशोधन हो गए, कई किताबों के अंदर 476 और 467 इतने अनुच्छेद लिखे हुए हैं। बट देखिए, मैं आपको सही बात बताता हूँ, बेसिकली क्या होता है, हमेशा ऐड नहीं किए गए हैं, कई बार चीज़ें हटाई भी गई हैं अनुच्छेद के मामले में। इस वजह से हम क्या करते हैं कि अनुच्छेद का जो लास्ट नंबर है ना उसी को लेके चलते हैं। लास्ट नंबर कितना है? 395, तो हम उसी को लेके चलते हैं। समझ रहे हैं आप? अब ये क्या है, ये चीज़ है क्या, पहले आप उसको समझिए। जैसे मान लीजिए अपन संविधान की, अपन ने ना मान लीजिए एसएससी की एक बुक लेके आते हैं, है ना। अब एसएससी के अंदर 4 मेन अपने पार्ट है कि साहब मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है। तो देखो हर पार्ट हर एक दूसरे से अलग है। तो मैंने क्या करा, 4 पार्ट कर दिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उसके बाद कर दिया इंग्लिश और जीके, तो 4 पार्ट हो गए। तो ऐसे ही, अच्छा, हर पार्ट एक दूसरे से अलग है। ऐसे ही अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है अपने पास? 25 पार्ट है। समझ रहे हैं आप? हर पार्ट एक दूसरे से अलग है। जैसे पार्ट 1 है, उसमें भारत का राज्य क्षेत्र लिखा है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसमें भारत के 28 राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ है। पार्ट 2 है, वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, भारत का नागरिक कौन होगा। पार्ट 3 है, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। पार्ट 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखा हुआ है। आप समझ रहे? एवरी पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो जैसे कि हमारे कोई एक किताब होती है और उसमें एक पूरा पार्ट होता मैथमेटिक्स का, एक पूरा पार्ट होता रीजनिंग का, एक पूरा पार्ट होता इंग्लिश का, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास अभी 25 पार्ट है, हर पार्ट दूसरे से अलग है। ठीक है। उसके बाद देखिए अनुसूचियां, शेड्यूल। जैसे अपन बात नहीं करते कि आज तुम्हारा क्या शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब क्या है कि भाई आज तुम क्या क्या करोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मुझे लिख के बताओ। तो यहां पे अब हिंदी में देखो, अनुसूची, लिस्ट बना के दो। तो ये हमारे पास 12 लिस्ट है। समझ रहे आप? अब जैसे कि कोई बच्चा मेरे पास आए कि सर आप मुझे स्टैटिक जीके में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाओगे, सॉरी क्या क्या टॉपिक पढ़ाओगे। तो मैं एक लिस्ट बना के रखता हूं और मैं बोलता हूं कि ये देख ले भाई, ये लिस्ट ये है, ये मैं तेरे को बना के दूंगा। अब मुझे हर बार क्या है कि वो करने की जरूरत नहीं होती है कि मैं क्या करूं, सबको लिख लिख के दूं। मैंने एक बार लिख दिया और उसके बाद मैंने कह दिया भाई अब आप ये देख लीजिए। तो शेड्यूल के अंदर भी यही है, एक बार चीजें लिख दी गई हैं और फिर उसका रेफरेंस दे देते हैं। जैसे शेड्यूल 1 है, अब जैसे अभी हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम, उनकी सीमाएं, वो सब कहां लिखी हुई हैं? शेड्यूल 1 में लिखी हुई है। शेड्यूल 2 जो है, अनुसूची 2, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको वेतन और भत्ते कितने मिलेंगे, सैलरी एंड अलाउंसेस कितने मिलेंगे। समझ रहे आप? तो इस तरीके से हमारे पास शेड्यूल्स है, वो लिस्टें हैं। जब कभी भी किसी का जिक्र होता है तो कहते हैं कि भाई वहां जाके देख लो, शेड्यूल में देख लो क्या लिखा हुआ है। और फिर आती है ओरिजिनल चीज, हमारा आर्टिकल। आर्टिकल हमारे वास्तव में कानून है, समझ रहे हैं आप, जिसके अंदर एक्चुअल में लिखा हुआ है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये हमारे कानून है। हर पार्ट जो है उसमें कुछ अनुच्छेद है। शेड्यूल इंडिपेंडेंट है, शेड्यूल को अलग से रखा हुआ हमने, पर जितने भाग है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण के रूप में आप लीजिए, जैसे कि भाग 1
पार्ट वन। पार्ट वन है भारत का राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ यूनियन, अब इसके अंदर है अनुच्छेद 1 से 4। आर्टिकल 1 to 4 कहां पर आते हैं? इसमें आते हैं। अब जैसे मैं कहूं पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड क्या है? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की नागरिकता। अच्छा, इसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं साहब? इसमें आते हैं 5 से 11। अब इसके आगे चलेंगे अपन कि सब भाग 3 में क्या आता है, कि सब भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, मौलिक अधिकारों में साहब कौन से अनुच्छेद आते हैं? मौलिक अधिकार में आते हैं साहब 12 से 35, 12 से 35। तो ये इस प्रकार से हमारे संविधान में व्यवस्था कर रखी है ताकि एक ओरिजिनल किताब कैसे होती है उस किताब में किसी को कोई दिक्कत नहीं आए पढ़ने में। समझ रहे हैं? तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारी इन अनुसूचियों की, अनुसूचियों में क्या है। ठीक है, तो बारी बारी से बात करते हैं। देखिए, इधर मैं लिख देता हूं अनुसूची यानी कि हमारा शेड्यूल, और दूसरी तरफ लिख देता हूं उसका विषय यानी कि सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले है अनुसूची 1। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो देखिए, अनुसूची 1 के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है। फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, लिख देता हूं मैं। इसके अंतर्गत भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं व उनके नामों का उल्लेख है, उनके नामों का क्या है? उल्लेख है। ठीक है, ऐसे कैसे अपन चलेंगे? शेड्यूल 2, इसमें लिखा हुआ है वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस। अब इसमें क्या एक ऑर्डर लिखा हुआ है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा व राज्य विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा व राज्य विधान परिषद के सभापति व उपसभापति। ये हैराकी है, समझ रहे आप? ऊपर से नीचे आओगे तो पदों का क्रम क्या होता है? उपसभापति तथा सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का उल्लेख है। समझ रहे आप? ये सब किस में लिखा हुआ है? शेड्यूल 2 में। कितना वेतन मिलेगा, भत्ते क्या क्या होंगे, इस पे संसद नियम बनाती है, पर जब बजट अलॉट होता है, बजट के अंदर इन वेतन और भत्तों को भारित हुए क्या कहा जाता है, अर्थात ये पैसा तो बजट में पास करना ही करना है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। फिर आते हैं हम शेड्यूल नंबर 3 पे। इसमें लिखी है शपथ, सांसदों, विधायकों, न्यायाधीशों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ। कौन किस बात की शपथ लेता है, समझ रहे हैं आप? ये सब कहां लिखा है? शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। आइए शेड्यूल 4।
शेड्यूल 4 में लिखा है राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा सीटों का आवंटन, आपको पता होगा हमारे संसद में 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। आपके द्वारा जो चुना गया व्यक्ति है वो जाके सीधा कहां बैठता है? लोकसभा में बैठता है। आप अपना जो सांसद चुनते हैं ना, वो कहां जाता है? लोकसभा में जाता है। पर हमने एक सदन और रखा है, राज्यसभा। राज्यसभा में कौन जाता है? आपको पता है, आप अपना विधायक भी चुनते हो, एमएलए भी चुनते हो। राज्यसभा के सांसदों का चुनाव यही एमएलए करते हैं, आपका नंबर ही नहीं आता है। हर राज्य को राज्यसभा की कुछ फिक्स सीटें दे रखी है और उन सीटों की संख्या कहां लिखी हुई है? उन सीटों की संख्या लिखी हुई है शेड्यूल 4 में। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अगली अनुसूची है 5वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत क्या है? अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति क्षेत्रों में किया जाने वाला प्रशासन। अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रशासन किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये अलग क्यों है? देखिए, आपको पता होगा कि जैसे भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। देखिए, किसी स्थान पर अगर इस कम्युनिटी के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो भारत सरकार ने एक इसमें उपबंध किया है कि भाई वहाँ पे हमारे जो प्रशासन के नियम है, अगर उनको लोकल रीति रिवाज के हिसाब से बदलना भी पड़े, बैंड करना पड़े, तो कर दो। आपको पता होगा जैसे खास करके हमारे आदिवासी समुदाय के जो भाई बहन हैं, उनका जल जंगल जमीन उनके लिए यही सब कुछ है। पर जब कभी भी आप देखिएगा कि उन्हें किसी प्रकार से भी पहले भी छेड़ने की कोशिश की गई, अंग्रेजों ने उन्हें छेड़ने की बहुत कोशिश की, तो विद्रोह कर दिया इन्होंने। ये मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, पाइका विद्रोह, भील विद्रोह, मेर विद्रोह, ये सब क्या थे? जब अंग्रेजों ने इनके जंगलों में घुसपैठ शुरू करी तब इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। ऐसा भारत में ना हो, इस वजह से हमने ये अनुसूची 5 के अंदर ये प्रबंध किया है कि अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति नहीं है ये ना, अनुसूचित क्षेत्र ही है, जाति नहीं लिखना था, अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित किया जाता है, शेड्यूल एरिया घोषित किया जाता है, तो उसके लिए अलग से नियम कानून बनाए जा सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं, कहां पे? असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम में किए जाने वाले प्रशासन का उल्लेख है। आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? अनुसूचित जनजाति है, तो उनके लिए तो नियम कानून ही अलग करने होंगे। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहा है, भारत में उसको मिलाने में हमें बहुत दिक्कतें भी आई थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हम उन लोगों के ऊपर बहुत सारे कानून फोर्स नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? केंद्र सरकार के बहुत सारे कानून जब तक उनकी विधानसभाएं पास नहीं करती ना, उनके ऊपर लागू नहीं होते। ये शक्ति उनको कहां से मिलती है? ये शक्ति मिलती है उनको अनुसूचित 6 से। फिर आते हैं अनुसूचित 7, विषयों का बंटवारा। विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में, 3 सूचियों में। अर्थात कौन से विषय पर कौन कानून बनाएगा, ये बात हमने इन 3 सूचियों में बांट दी है। जैसे हमने 3 सूची बनाई है। सबसे पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसके अंदर हमने कितने विषय रखे हैं? इसके अंदर हमने 100 विषय रखे हैं। दूसरी हमारे पास है राज्य सूची। इसके अंदर हमने कितने विषय रखे हैं? इसके अंदर हमने 66 विषय रखे। और तीसरी जो हमारे पास है दोस्तों, वो है समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत हमने इसमें 52 विषय रखे हैं। कितने विषय रखे हैं? 52 विषय। बात समझ रहे? तो क्या होता है कि जब कभी भी हम बात करते हैं कि कौन से विषय पर कौन कानून बनाएगा, तो ये बात हमें यहां से पता चलती है। कहां से? अनुसूची 7 से। ये बात हमने बहुत पहले ही डिसाइड कर ली थी कि राज्य और केंद्र के बीच में विषयों का बंटवारा होगा। ये बात हमने कनाडा से ली है। कहां से? कनाडा से। आगे बात करते हैं दोस्तों किसकी? 8वीं अनुसूची की। देखिए 8वीं अनुसूची जो है
इसके अंदर हमने भाषाओं को मान्यता दी है, भाषाओं को मान्यता दी गई है। समझ रहे आप? देखिए, भाषा, हमने हमारे देश की कभी एक कोई भाषा को दर्जा नहीं दिया कि ये हमारी राष्ट्रभाषा होगी, नहीं। हमने कहा कि भाई हम रिकॉग्नाइजेशन दे देंगे, मान्यता दे देंगे, पर हम उसे कभी भी मतलब भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी को नहीं दिया। हमने राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हमने किसी को नहीं दिया है, हमने सिर्फ राजभाषा के दर्जे दिए हैं। अब मैं यहां लिख देता हूं, मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, मान्यता दी गई थी। वर्तमान संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब दोस्तों, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को दर्जा दी गई है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो जैसे 14 थी, 15वीं भाषा जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई सिंधी। 16वीं, 17वीं और 18वीं एक साथ जोड़ी गई थी, कौन सी? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ये दोस्तों 71वां संविधान संशोधन था 1992 में, और फिर 19, 20, 21 और 22 ये भाषाएं थी, बोडो, संथाली, डोगरी, नेपाली। अरे यार, ये पहले लिख दी मैंने। 16, 17, 18 था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और ये वाली थी हमारी बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ये समझ रहे हैं आप? तो कितनी भाषाओं को अभी मान्यता प्राप्त है? अभी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्लस एक बात मजे की बताऊं आपको मैं, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है, परंतु इसमें कौन सी अंग्रेजी भाषाओं को मान्यता नहीं दी गई। तो देखिए, मूल संविधान के अंदर जो है ना, ये कितने थे? ये यार 61 विषय है ना, 66 लिख दिया मैंने, ये 61 है और ये 52 है। ठीक है, ओके। तो मूल संविधान में ना कितनी? 14 भाषाओं को मान्यता थी, अभी कितनी है? 22। ओके। ओरिजिनली हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, पर क्या हुआ, जैसे संविधान लागू हुआ ना, हमारे संविधान निर्माताओं को एक गजब गलती पकड़ में आई। एक्चुअल में हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार थे। उसमें एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार। कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति का मालिक हो सकता है। अब दिक्कत ये आई कि हमें ये अंदाजा ही नहीं लगा कि भारत में मान लीजिए 100% कृषि योग्य भूमि है, तो उस कृषि योग्य भूमि के मालिक 5% लोग ही हैं। बाकी जनता करती तो कृषि है पर मजदूर है, अर्थात लोग भूमि के मालिक नहीं है, लोग कहीं ना कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, संपत्ति का अधिकार आपने मौलिक अधिकार के रूप में दे रखा है, आप उसे हटा भी नहीं सकते। तो सरकार ने एक बाईपास निकाला और पहला ही संविधान संशोधन किया, एक नई अनुसूची जोड़ के। उन्होंने जोड़ी 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9 शेड्यूल जोड़ा। प्रथम संविधान संशोधन था ये। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। इसके अंतर्गत आने वाले
कानूनों को न्यायालय में सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती, बात समझ रहे हैं? प्लस इसके अंतर्गत क्या किया उन्होंने हाथात, इसके अंतर्गत भूमि सुधार कानून जोड़े गए, भूमि सुधार कानून जोड़े गए। हालांकि देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल है ये 9 शेड्यूल। हालांकि जैसे अब इसमें लिखा न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बट न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, चाहे वो 9वें शेड्यूल का हिस्सा हो, 9th अनुसूची का हिस्सा हो, उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। कभी और मैं आपका कोई एक लेक्चर लूंगा ना, मैं और डिटेल में आपको इसको बताऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि पहला संविधान संशोधन जो हमने किया वो 1951 में किया और 9 शेड्यूल को हमने जोड़ा। इसके बाद देखिए अगली अनुसूची जो हमने जोड़ी, 10वीं अनुसूची, ये जोड़ी हमने 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, ठीक है। और इसके अंतर्गत दल बदल पर रोक लगाई गई। इसके अंतर्गत नेताओं द्वारा किए जाने वाले दल बदल पर रोक लगाई गई। दल बदल पर रोक लगाई गई। किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव लड़ लिया और चुनाव जीतने के बाद पार्टी चेंज कर ली, ऐसा हुआ। खासकर राजीव गांधी के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसा बहुत हो रहा था। आया राम गया राम, एक बड़ा किस्सा हुआ था। तो इस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और दल बदल के खिलाफ वो कानून ही लेके आ गए कि ऐसा करना गैर कानूनी होगा। हालांकि देखो इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत कमजोर है ये, बट फिर भी 10वीं अनुसूची का हिस्सा तो है। 11वीं अनुसूची हम लेके आए 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना तथा उन्हें आवंटित 29 कार्यों का वर्णन है। देखिए हमारे पहले क्या है कि ग्राम पंचायतों का कंसेप्ट नहीं था। ग्राम पंचायतें ऑफिशियली कानूनी रूप से जो स्थापित हुई वो 1992 के बाद हुई। बाकायदा हमने संविधान में संशोधन किया और एक 3 टियर सिस्टम, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और उसके ऊपर फिर हमने क्या लगाया, हमने जिला परिषद की स्थापना करी। तो वो इसी के अंतर्गत हुई थी और हमने पंचायतों को 29 काम अलॉट किए थे। हालांकि इन 29 में से कितने काम पंचायतों से करवाने हैं ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, ये हमने राज्य सरकार पे छोड़ दिया था। फिर देखिए 12वीं अनुसूची, ये भी साथ में जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं को या तो नगर पालिकाओं की स्थापना तथा उन्हें 18 कार्यों का आवंटन किया गया। आवंटन किया गया भाई, जैसे गांव के अंदर, ग्रामीण परिवेश के अंदर जो है किसकी स्थापना होगी, ग्रामीण परिवेश के अंदर ग्राम पंचायत की स्थापना होगी, और शहरों के अंदर किसकी स्थापना होगी, शहरों के अंदर नगर पालिकाओं की स्थापना होगी।
बात समझ रहे हैं? तो बेसिकली जैसे ग्राम पंचायत को अपने 29 काम आवंटित किए, ऐसे ही नगर पालिकाओं को हमने कितने काम आवंटित किए? 18 काम आवंटित किए। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारी दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। खास करके लास्ट की जो 4 अनुसूचियां हैं, इनके संविधान संशोधन जरूर याद रखें। इसमें से प्रश्न आता है। 9वीं फर्स्ट अमेंडमेंट था, 10वीं में 52वां अमेंडमेंट था 1985, 11 और 12 73 और 74वां संविधान संशोधन आगे पीछे किया गया था 1992 में। ओके, तो दोस्तों ये हमारे 1 से 12 हमारे शेड्यूल थे, अनुसूचियां थी, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। नई नई जानकारी आपके लिए लेता आऊँगा, एकदम छोटे छोटे आपके लिए मैं इस तरह के कैप्सूल लेके आऊँगा कि आप एक बार मुझे सुनेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चिंता मत करिए, आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, मुझे याद करिए। एग्जाम में मैं आपको ज़रूर याद आऊँगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उनका ज़रूर आंसर करूँगा। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।